चलिए, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज की जो है हम हिस्ट्री क्लास में आगे बढ़ते हुए फ्रेंड्स बात करेंगे ताम्र पाषाण युग की। थोड़ा सा फ्रेंड्स जो है मैंने स्लाइड शो से यह न बना करके सीधे पावर पॉइंट से बना रहा हूँ, क्योंकि उसमें बार बार जो है टेक्निकल इश्यू आ रहा है, कहीं आवाज़ इश्यू हो जाती है या फिर कोई अन्य प्रॉब्लम हो जाती है। थोड़ा सा आप क्या कीजिएगा, हैंडल कीजिएगा। बाकी क्वालिटी जिस प्रकार से मिलेगी, परीक्षा में प्रश्न मिलेंगे, उसका अंदाज ये अलग रहेगा। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। इससे पहले यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, सब्सक्राइब कीजिएगा। यदि पसंद आए दोस्तों तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा अंत में, ताकि हमें जो है एप्रिसिएशन मिल सके। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। दोस्तों पहला जो हमारा आज का जो टॉपिक है, आज हम बात करेंगे ताम्र पाषाण युग की। जानकारी के लिए बता दूं फ्रेंड्स से, जो हम ये कर रहे हैं इसके पहले तक हमने क्या क्या किया हुआ है थोड़ा सा कह दीजिएगा, समझिएगा। मैं एक बार थोड़ा सा बता देता हूँ। इसके पहले जो हमने क्या किया था फ्रेंड्स है, इसके पहले हमने सामान्य परिचय की बात की थी कि इतिहास का सामान्य परिचय क्या है। हालांकि वो प्रश्न के माध्यम से की हुई थी। परिचय में देखा था कि क्या इतिहासकार जो है विभिन्न प्रकार की बातें करते हैं। दूसरी अगर बात की जाए दोस्तों, तो इसके बाद हमने बात की थी फ्रेंड्स पाषाण युग की बात की थी। और पाषाण युग में को जो है हमने तीन भागों में बांटा था। एक हमने देखा था पुरा पाषाण काल, इसके बाद देखा था मध्य पाषाण काल, और इसके बाद देखा था नव पाषाण काल देखा था। इसके बाद दोस्तों पाषाण युग के बाद में जो युग आता है वो क्या आता है, ताम्र पाषाण युग आता है, जो हम की पढ़ रहे हैं फ्रेंड्स। थोड़ा सा अगर देखा जाए तो यहाँ पर उचित प्रमाणों की अभाव में जो है इतिहासकारों द्वारा इसकी टाइमलाइन थोड़ा सा व्यवस्थित नहीं की गई है। हालांकि कई के जो इतिहासकार है ताम्र पाषाण युग को जो है सिंधु घाटी सभ्यता की बात बताते हैं, लेकिन आप ऐसा समझिएगा ऐसा किताबों में देखने को मिलता है। तो समानता ताम्र पाषाण युग के समय के अनुसार बात करें दोस्तों तो यह 1000 ईस्वी तक यहाँ की बात आती है। यहाँ से जो प्रश्न पूछा जाता है वो समय को लेकर के नहीं पूछा जाता है, स्थलों को लेकर के पूछा जाता है, कौन सा स्थल कहाँ से स्थित है। अगर दोस्तों मुख्य परीक्षा की बात की जाए तो यहाँ से प्रश्न आ चुके हैं, चाहे वो एमपीपीसीएस हो या फिर कोई अन्य एग्जाम हो। एमपीपीसीएस में यहाँ से प्रश्न आहार संस्कृति के बारे में पूछा था, हम इसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। दोस्तों फिर से कहूंगा, यदि अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज करिएगा, थोड़ा सा भी सपोर्ट की आवश्यकता है। और आगे चलकर बहुत जल्दी यदि आपका समर्थन मिलता है तो हम यह श्रृंखला लगातार आगे बढ़ाएंगे और फ्रेंड्स लाइव क्लास का भी आयोजन करेंगे। चलिए देखते हैं आज के टॉपिक में दोस्तों हमारा पढ़ने का शेड्यूल क्या क्या रहेगा वो देखिएगा। सबसे पहले जो हम देखेंगे कि ताम्र पाषाण युग क्या है, इसे देखेंगे। फिर ताम्र पाषाण युग की जो संस्कृतियां, ये दोस्तों बेस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। यहाँ से प्रश्न आता है कौन सी संस्कृति कहाँ रही है, और मेंस में उसका सामान्य वर्णन पूछा जाता है। अगली बात करें इनके सामाजिक जीवन के बारे में देखेंगे कि कैसा इनका जो रहन सहन था ये देखेंगे। देन इसके बाद आर्थिक जीवन के बारे में देखेंगे। कुछ दोस्तों महत्व भी देखेंगे, क्या क्या इंपॉर्टेंट रहे हैं, और कुछ सीमाएं भी देखेंगे इनकी, ताकि एक समस्त टॉपिक का जो है क्या कर सकें, संपूर्ण विश्लेषण कर सकें। फ्रेंड्स अगर आप जीरो से लेकर के पटवारी से लगाकर या आईएएस तक की किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो यह क्लास जो है आपके लिए रामबाण होने वाली है। चलिए दोस्तों थोड़ा सा दिखावा ना करके आपको वास्तविक गुणवत्ता का प्रभाव दिखाऊंगा, किस प्रकार से वास्तविकता में इतिहास पढ़ते हैं और जीवन में हमेशा के लिए इतिहास जो है आपको समझ में आ जाएगा। ऐसा ही पढ़ना चाहिए दोस्तों, मैंने भी ऐसे ही पढ़ा हुआ। हालांकि पहले मैं भी फैक्टों के हिसाब से पढ़ता था, परंतु दोस्तों वह वास्तविकता नहीं है, वह सिर्फ चंद समय के लिए हो सकता है। लेकिन हमेशा अगर कॉन्सेप्ट बना करके रखना है, अगर आगे बढ़ना है इतिहास विषय में, तो आपको क्या करनी पड़ेगी, पकड़ करनी पड़ेगी। दोस्तों इतिहास वह विषय है जो हमें अपने अतीत से क्या करता है, हमारी समाज संस्कृति और भारत में जो हर तरह की अभी वर्तमान में राजनीतिक सामाजिक घटनाएं घटित हो रही हैं, उन सभी को जो है हमें इतिहास के अतीत से परिचित करवाता है, और उसके अनुसार हमें फैसले, सोच और अपने निर्णय बदलने की जो है एक जो है मूल्यांकन टाइप का विश्लेषण हमारे दिमाग में देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का टॉपिक की मूल शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स हमारे पास है ताम्र पाषाण युग। दोस्तों ताम्र पाषाण युग क्या है, तो दोस्तों बात करें जब हम पाषाण युग के बाद में आते हैं ताम्र पाषाण। ताम्र का अर्थ क्या होता है फ्रेंड्स, ताम्र का अर्थ ही होता है तांबा, जिसे हम क्या कहते हैं, कॉपर कहते हैं। पाषाण का मतलब फ्रेंड्स क्या होता है, पाषाण का मतलब होता है पत्थर होता है। तो तांबे और पत्थर का जो मिलीजुली युग थी उसी को क्या कहा गया था, ताम्र पाषाण युग कहा गया था। इस काल में फ्रेंड्स पत्थर के साथ साथ जो तांबे के औजारों का प्रयोग किया गया था। यह आपकी क्या है, कुल्हाड़ी है दोस्तों। ये क्या है, कुल्हाड़ी है। इसके साक्ष्य जो है ऐसे ही तांबे की कुल्हाड़ियां पहले बनाई जाती थी, देख पा रहे हैं। और ये जो है दोस्तों कुछ अतिरम पक्कम से जो खोजे गए क्या थे, पाषाण काल के उपकरण थे।
फ्रेंड्स बात करें जिस काल में मनुष्य, यहाँ पर आपको अगर क्लियर नहीं दिख रहा तो बता देता हूँ, जिस काल में मनुष्य ने जो है पत्थर एवं तांबे के औजारों का, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, पत्थर एवं तांबे के औजारों का साथ साथ प्रत्येक किया। देखो भाई थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक लिखा हुआ, क्या किया, साथ साथ जो है प्रयोग किया, साथ साथ जो है प्रयोग किया, उस काल को हम क्या कहते हैं, ताम्रपाषाण युग कहते हैं। तो ताम्रपाषाण युग में क्या है दोस्तों, तांबा और पत्थर का प्रयोग है। इसे नवपाषाण ताम्रपाषाण काल भी कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों जब हमने पाषाण युग को 3 भागों में बांटा था और अंतिम भाग में नवपाषाण युग देखा था, तो नवपाषाण युग के आसपास ही था, इसलिए इसे क्या कह देते हैं, नवपाषाण ताम्रपाषाण संस्कृति भी कह दिया जाता है। सर्वप्रथम जिस धातु को, ये दोस्तों सैकड़ों बार ये फैक्ट पूछा गया है कि सर्वप्रथम मानव द्वारा प्रयोग की जाने वाली धातु कौन सी थी, तो सर्वप्रथम जिस धातु को मनुष्य द्वारा प्रयोग किया गया था वह धातु कौन सी थी, तांबा थी। दोस्तों ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है, मानव द्वारा प्रयोग की जाने वाली प्रथम धातु कौन सी थी, तांबा थी। ऐसा माना जाता है कि तांबे का सर्वप्रथम प्रयोग लगभग 5000 ईसा पूर्व में किया गया था। इसके प्रमाण अतिरम पक्कम से जो है कहां से, मद्रास के अंतर्गत आता है ये स्थल दोस्तों, यहाँ से प्राप्त होते हैं। तो फ्रेंड्स ये स्थल भी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपसे सीधे सीधे जो है मेंस में 3 नंबर में या प्री में पूछ सकता है कि कहाँ से पहली बार जो है तांबा के प्रयोग के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, तो क्या कहेंगे, अतिरम पक्कम से। कहाँ स्थित है, मद्रास में स्थित है दोस्तों। तांबे की कुल्हाड़ी जो है यहीं से प्राप्त की गई थी। चलिए फ्रेंड्स से आगे बात करते हैं और आगे देखते हैं। ताम्रपाषाण युगीन मानव ने भारत में प्रथम बार जो है ग्रामीण सभ्यता की स्थापना की। तो दोस्तों अगर आप इसका मूल्यांकन करना चाहते हैं तो अभी देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता आएगी, एक नगरीय सभ्यता आएगी। लेकिन नगरीय सभ्यता के जस्ट पहले अगर देखा जाए जो ताम्रपाषाण सभ्यता थी वो कैसी थी, ग्रामीण सभ्यता थी। फ्रेंड्स ये बात को आपको ध्यान रखना है की स्थापना की थी। और दोस्तों अगर बात करें ना, ये ग्रामीण सभ्यता थी, जिस प्रकार से वर्तमान में भारत के शहर हैं उसी प्रकार से जो है गांव के आज के लोग क्या करते हैं कि शहरों के लिए कुछ माल क्या करते हैं, पलायन करते हैं, भेजते हैं, निर्यात करते हैं। उसी प्रकार से जो ताम्रपाषाण युगीन सभ्यता थी वह क्या करती थी, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को क्या करती थी, कीमती वस्तुओं का निर्यात करती थी और सिंधु घाटी सभ्यता एक शहर के रूप में विकसित हुआ था। फ्रेंड्स क्या ये बातें मेरी समझ में आ रही हैं कि जिस प्रकार से गांव में आज गांव के किसानों द्वारा क्या किया जाता है, चीजों का निर्यात करके शहर में भेजा जाता है, उसी प्रकार से ताम्रपाषाण युगीन जो स्थानीय संस्कृतियां थी वह क्या करती थी, अपने कच्चे माल को जो है सिंधु घाटी सभ्यता में भेजती थी फ्रेंड्स से। और सिंधु घाटी सभ्यता जो है एक शहर के रूप में विकसित हुआ था। आगे चल करके सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कोई शहर यूं ही शहर नहीं बन जाता है, पहले उसका क्या होता है, कोई ना कोई आधार होता है, वहाँ कच्चे माल की आवश्यकता की पूर्ति होती है। ताम्रपाषाण युग के लोग जो दोस्तों लिखने की कला से परिचित नहीं थे, दोस्तों वह लिखने की कला नहीं जानते थे। फ्रेंड्स यह जो है ताम्रपाषाण युग की जो है एक सीमा भी हो जाएगी कि यहाँ के लोग खूब माना कि उत्पादन करते थे परंतु ये लेखन की कला नहीं जानते थे, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में देखेंगे वहाँ के लोग लेखन से परिचित थे। वो अलग बात है कि हम अभी वहाँ तक की लिपि नहीं पढ़ पाए हैं और ना ही नगरों में रहते थे। दोस्तों ये कैसे लोग रहते थे, मतलब एक ग्रामीण क्षेत्रों में रहते थे, नगरों में नहीं। जबकि कांस्य युग के लोग नगरवासी हो गए थे। कांस्य युग की बात करें दोस्तों तो सिंधु घाटी सभ्यता की बात कर रहा है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में क्या कहते हैं, कांस्य युगीन सभ्यता भी उसे कहा जाता है। अगली फ्रेंड्स बात करते हैं कि तकनीकी दृष्टि से ताम्रपाषाण अवस्था हड़प्पा की कांस्य युगीन संस्कृति से पहले आती है। कालक्रम के अनुसार भारत में हड़प्पा की कांस्य संस्कृति पहले और अधिकांश ताम्रपाषाण युगीन संस्कृतियां बाद में आती हैं। फ्रेंड्स कहने का आशय ये है कि अगर तकनीकी दृष्टि से देखा जाए, यानी कि समय का अध्ययन करते हुए देखा जाए, तो ताम्रपाषाण काल संस्कृति जो हम पढ़ रहे हैं वह सिंधु घाटी सभ्यता के बाद में आती है। लेकिन हम पढ़ते कहाँ पर हैं, पहले आते हैं, क्योंकि ये कालक्रम के अनुसार जो है पहले आ जाती हैं। और तकनीकी दृष्टि से मतलब उनके साक्ष्यों का निरूपण किया जाए, समय का अध्ययन किया जाए तो कैसा आता है, बाद में आती है। परंतु कहीं भी रही हो, चलिए हम जानते हैं। अब है दोस्तों ताम्रपाषाण संस्कृति की एक विलक्षण जो मालवा की ताम्रपाषाण, तो ये दोस्तों कहाँ पर रही हैं ताम्रपाषाण संस्कृतियां, अभी बारी बारी से पढ़ाने वाला हूँ। सभी संस्कृतियों का अध्ययन करेंगे, चाहे वो महाराष्ट्र की संस्कृति हो, चाहे वो राजस्थान की हो, चाहे वो मध्य प्रदेश की हो, ये सभी संस्कृतियों का देखेंगे। तो मध्य प्रदेश में एक ऐसी ही संस्कृति थी, मालवा ताम्रपाषाण संस्कृति की एक विलक्षणता है कि मालवा मृदभांड ताम्रपाषाण मृदभांडों में उत्कृष्ट माना गया है। फ्रेंड्स अगर आपसे ऐसा प्रश्न पूछा जाता है कि जो है ताम्रपाषाण काल संस्कृति में कहाँ के मृदभांड जो है सर्वश्रेष्ठ माने गए हैं, तो आप कहाँ के बताएंगे, मालवा संस्कृति जो होती थी यहाँ के मृदभांड जो है सर्वश्रेष्ठ माने गए हैं। यहाँ पर चित्रदूषण मृदभांड प्राप्त हुए। तो
उत्कृष्ट मृदभांड कहाँ के माने गए हैं? मालवा संस्कृति के माने गए। अभी देखेंगे इसे। जोरवे संस्कृति जो है ग्रामीण थी, फिर भी उसकी कई बस्तियां दैमाबाद और इनाम गांव में नगरीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई थी। फ्रेंड्स, हम जानते हैं अभी हमने क्या बात की थी कि जो ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति थी वो कैसी थी? ग्रामीण थी। अधिकांश बस्तियां जो क्या थी? ग्रामीण थी। लेकिन अगर फ्रेंड्स बात की जाए किसकी? दैमाबाद की और ये इनाम गांव की। दोस्तों ये कहाँ पर है? ये जोरवे संस्कृति की जो है दो स्थल है। और जोरवे संस्कृति कहाँ पर थी फ्रेंड्स? ये जोरवे संस्कृति जो थी महाराष्ट्र में थी। अभी हम इनका एक एक करके अध्ययन करेंगे। तो ये कैसी संस्कृति थी? ग्रामीण संस्कृति थी, परंतु फिर भी यहाँ के जैसे दैमाबाद और इनामगांव नामक स्थल क्या थे? नगरीकरण को जो है क्या कर रहे थे? शुरू कर दिया था। यही चल करके आगे दैमाबाद दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल भी हमें प्राप्त होता है। तो बाकी सिंधु घाटी सभ्यता में ग्रामीण स्थल क्यों नहीं जोड़े जाते? क्योंकि फ्रेंड्स वहां पर शहरी स्थल देखे गए थे। चलिए आगे बात करते हैं फ्रेंड्स। अगली है हमारे पास में कि जोरवे स्थलों में सबसे बड़ा स्थल क्या है? दैमाबाद। जोरवे दोस्तों महाराष्ट्र में स्थित एक संस्कृति है और वहां पर देखा जाए सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो आप क्या बताएंगे? दैमाबाद बताएंगे। अभी सिंधु घाटी सभ्यता में स्थल पढ़ने को मिलेगा, अगर आप पहले से पढ़ रहे हैं बहुत अच्छी बात है। ये लोग सर्वप्रथम चित्रित मृदभांडों का प्रयोग किए थे, जिसके काले व लाल मृदभांड मुख्यतः थे। तो फ्रेंड्स अगर आपसे पूछा जाए कि चित्रित मृदभांडों का प्रयोग दोस्तों सर्वप्रथम कहाँ देखने को मिलता है, तो क्या बताएंगे यहाँ पे? जोरवे संस्कृति में जो है चित्रित मृदभांडों का सर्वप्रथम प्रयोग देखने को मिलता है। और ये जोरवे संस्कृति कहाँ पर पड़ती है? महाराष्ट्र में पड़ती है। और जोरवे संस्कृति के अगर कोई एक विशेष स्थल से पूछ ले तो स्थल का नाम क्या है फ्रेंड्स? दैमाबाद से जो है सर्वप्रथम चित्रित मृदभांड है। दोस्तों मृदभांडों की बात की जाए दो प्रकार के होते थे, एक गैरिक मृदभांड होते थे और एक क्या होते थे? चित्रित मृदभांड होते थे। यानी कि सीधा समझिए जिसमें चित्र बने हुए चित्रित, जिसमें चित्र नहीं बने हुए वो गैरिक। हालांकि प्रथम मृदभांड की बात करें तो कहां से? चौपानी मांडों से प्राप्त होते हैं, पहले इसका अध्ययन कर चुके हैं। और जो चित्रित मृदभांड प्राप्त होते हैं वो कहां से प्राप्त हुए हैं? आपके जो है ये जोरवे संस्कृति से प्राप्त होते हैं। अगली बात करते हैं, ताम्र युग के लोग जो है प्रायः पक्की ईंटों से परिचित नहीं थे। फ्रेंड्स मोस्ट इंपोर्टेंट विशेषता, अगर आप बड़े एग्जामों की तैयारी कर रहे हैं तो ऐसे प्रश्न आते हैं कि ताम्रपाषाण युग के जो है लोग है वो शहरों में रहते थे, ऐसा प्रश्न आएगा। नहीं भाई, ये ग्रामीण और घास फूस की बनी बस्तियों में रहते थे अधिकांश लोग, परंतु कुछ लोग थे जो शहरीकरण को प्राप्त कर चुके थे, लेकिन यहाँ पर पक्की ईंटों से जो है परिचित नहीं थे, कच्ची ईंटों का ये प्रयोग करते थे। उनके द्वारा दोस्तों मातृ देवी की पूजा की जाती थी, जिसके प्रमाण जो है हमें कहाँ से? इनाम गांव से प्राप्त होते हैं। और इनाम गांव कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र में जोरवे संस्कृति के अंतर्गत स्थित है। तो फ्रेंड्स ये भी आप ध्यान रखिएगा कि ताम्रपाषाण काल के लोग जो है किस देवता की पूजा करते थे? तो आप क्या बताएंगे? मातृ देवी की पूजा करते थे। फ्रेंड्स आगे देखते हैं। तो जो हमने देखा ये क्या थे? ताम्रपाषाण संस्कृति के बारे में सामान्य बातें थी। ये लोग क्या करते थे, कहाँ रहते थे? तो हमने देखा है ग्रामीण इनकी सभ्यता थी, तांबे का पत्थर का उपयोग करते थे, सामान्यतः जो है ईंटों से परिचित नहीं थे, मातृ देवी की पूजा करते थे और अपना जीवन व्यवसाय करते थे। अब यहाँ पर कौन कौन सी संस्कृतियां विकसित हुई हैं? फ्रेंड्स अगर देखेंगे पूरी क्लास अंत तक देखिएगा, हर पहलू समझ में आएगा। हालांकि अभी समझ में ना आ रहा हो कोई दिक्कत नहीं लेना है, ध्यान पूर्वक लास्ट तक देखिएगा। दोस्तों ये संस्कृतियां रही हैं, सीधे सीधे प्री में फैक्ट पूछे जाते हैं, एग्जाम में आते हैं ये संस्कृति कहाँ पर रही है। तो आपको क्या बताना है? आपको क्रम से याद कर लेना है कि इनकी समय पूर्वक क्या है। ये आपको मेमोरी टिप्स दी हुई है। यहाँ पर आकाश परमार्जुक जो है याद कर लेना है। क्या याद करना है? आकाश परमार्जुक किसी व्यक्ति का नाम है, ऐसा याद कर लेना है। आज से हो जाएगा दोस्तों आहार संस्कृति, और ये कब की है? 2800 ईसा पूर्व से लेकर 1500 ईसा पूर्व तक की है। राजस्थान के जो है उदयपुर जिला में क्या हुई थी? यह संस्कृति का विकास हुआ था। फ्रेंड्स अभी इसका हम विस्तार से अध्ययन करेंगे, बहुत अच्छे तरीके समझ में आ जाएगा। कायथा संस्कृति की बात करें दोस्तों, ये 2400 से लगाकर 1700 ईसा पूर्व जो है मध्य प्रदेश में थी और चंबल नदी के कहां पर थी? ये मध्य प्रदेश में थी, चंबल नदी के क्षेत्रों में बसी हुई थी। अगली बात करें सावलादा संस्कृति दोस्तों, ये हालांकि इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है संस्कृति, 2300 से लगाकर 2000 ईसा पूर्व के मध्य जो है महाराष्ट्र के धुलिया में थी। अगली बात करें प्रभास संस्कृति फ्रेंड्स, यह गुजरात के तटीय क्षेत्रों में थी। मालवा संस्कृति की अगर बात करें नर्मदा के क्षेत्रों में थी। ये सबसे जो है देखो 1900 से लगाकर 1400 ईसा पूर्व मानी गई है।
अगली बात करते हैं रंगपुर संस्कृति, ये भी आपकी कहाँ पर थी, गुजरात में थी। और जोरबे संस्कृति दोस्तों महाराष्ट्र में थी। आपको कौन सी याद होना चाहिए, कम से कम दोस्तों आपको आहार संस्कृति जो है पता होनी चाहिए। यहाँ से मेंस में प्रश्न एमपीपीएससी द्वारा पूछा गया है। कायथा संस्कृति काफी इंपॉर्टेंट है। अगली बात करते हैं मालवा संस्कृति, आपको ध्यान रखना है। और अगली जो है जोरबे संस्कृति ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ के जो साक्ष्य जो है अति महत्वपूर्ण है। चलिए हम चारों संस्कृतियों का विस्तार से एक करके अध्ययन करते हैं। फ्रेंड्स हमारे सामने है आहड़ संस्कृति, जिसे हम क्या कहते हैं, बनास संस्कृति भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि दोस्तों देखिएगा, आहड़ जो है ये नदी किनारे स्थित है। एक आहड़ जो है गांव का नाम है, और आहड़ जो है नदी का नाम भी है, और बनास जो है एक नदी का नाम है। ठीक है, तो ये नदी के नाम का, जो नदी के आसपास होने के कारण ही क्या रखा गया है, इनका नाम रखा गया है। आहड़ नदी के किनारे स्थित होने के कारण आहड़ संस्कृति भी कहा जाता है। आहड़ संस्कृति का ही एक छोटा सा गांव था दोस्तों, जो ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति के अंतर्गत आता है, जो गिलुंद गांव था, बनास नदी के किनारे स्थित है, इसलिए इसे बनास संस्कृति कह दिया जाता है। तो वास्तव में ये क्या है, आहड़ संस्कृति के अंतर्गत ये पहला है आहड़ संस्कृति, और दूसरा क्या है, बनास संस्कृति। दोनों है दोस्तों ये फ्रेंड्स। हालांकि ये जो है बनास संस्कृति थी, आहड़ संस्कृति का ही एक क्या थी, हिस्सा थी। कब की है ये संस्कृति दोस्तों, 2100 से लगाकर 1500 ईसा पूर्व के बीच की। क्या खास बात है, यहाँ कहाँ पर विकसित हुई थी, तो पहली बात ध्यान रखिए, संस्कृति राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित थी। आहड़ नामक पुरा स्थल में जो है 1952 में रतन चंद्र अग्रवाल द्वारा उत्खनन के फलस्वरूप सर्वप्रथम इस ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति के विषय में जानकारी प्राप्त हुई, जो आहड़ नामक नदी के तट पर स्थित थी। तो कौन सी नदी के तट पर स्थित थी फ्रेंड्स, आहड़ नदी के तट पर स्थित थी, जिसे आहड़ संस्कृति के नाम से जाना जाता है। उदयपुर में स्थित आहड़ नामक स्थल को स्थानीय लोग धूलकोट के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, धूलकोट के नाम से भी जाने जाते हैं। यहाँ से अधिक मात्रा में जो है फ्रेंड्स तांबे के उपकरण प्राप्त हुए हैं। क्या प्राप्त हुए हैं, तांबे के उपकरण प्राप्त हुए हैं। इसी कारण इस जो है आहड़ को क्या कहते हैं, ताम्रवती या तांबावती भी कहा जाता है। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में बनास नदी के तट पर स्थित गिलुंद का उत्खनन 1959 में बीबी लाल महोदय ने करवाया था। बनास नदी पर स्थित होने के कारण इसे बनास संस्कृति भी कहा जाता है। तो फ्रेंड्स आपको क्या ध्यान रखना है कि आहड़ संस्कृति किस नदी के किनारे थी, ये ध्यान रखना है। तो क्या बताएंगे, आहड़ नदी के किनारे, उसी का एक आहड़ संस्कृति का हिस्सा, जैसे क्या कहते हैं, गिलुंद संस्कृति कहते हैं। और गिलुंद संस्कृति बनास नदी के किनारे स्थित, इसलिए बनास संस्कृति कहते हैं। आपको इसका समय ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है कहाँ पर थी, राजस्थान में। दूसरी बात ध्यान रखना है दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट, ताम्रवती किसे कहा गया है, ये आपसे प्री में फैक्ट हो सकता है। ताम्रवती तो किसका है, आहड़ संस्कृति को है ताम्रवती कहा गया। क्यों? क्योंकि यहाँ से अधिक मात्रा में तांबे के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, और कुछ नहीं पूछा जाएगा, बाकी खोज करता ये और कुछ याद करने की आवश्यकता नहीं। चलिए आगे बात करते हैं। आहड़ संस्कृति के अंतर्गत दोस्तों को कौन कौन से स्थल थे, प्रमुख स्थल कौन कौन से थे, तो आप क्या बताएंगे, बालाथल जो है, आहड़ जो है इसके अंतर्गत बालाथल, आहड़, गणेश्वर और गिलुंद जो है यहाँ के प्रमुख स्थल हैं। आहड़ से श्वेत चित्रित मृदभांड के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, साक्ष्य मिले हुए हैं। और आहड़ के लोग पत्थर के बने घरों में निवास करते थे। फ्रेंड्स ये भी ध्यान रखना है, कैसे बने घरों में निवास करते थे, पत्थर के बने घरों में निवास करते थे। गिलुंद इस संस्कृति का स्थानीय केंद्र माना गया है। यहाँ पकी ईंटों के निर्माण के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। क्या है दोस्तों, पकी ईंटों के निर्माण के साक्ष्य प्राप्त हुए। कहाँ से प्राप्त होते हैं फ्रेंड्स, गिलुंद से प्राप्त होते हैं। आहड़ संस्कृति के अंतर्गत तांबे की बनी कुल्हाड़ियां, चूड़ियां तथा पतले चादर जो है यहाँ से प्राप्त हुई। तो फ्रेंड्स आहड़ संस्कृति हम पढ़ चुके हैं। क्या आपको याद करना है, पहली बात आपको ध्यान रखना है कि यह कहाँ पर स्थित है, ये ध्यान रखना है। कौन सी नदी है, ये ध्यान रखना है। यहाँ से जो दोस्तों यहाँ के प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं, ये ध्यान रखना है। यहाँ से हमें साक्ष्य किस चीज के प्राप्त हुए हैं। और अगली आपको बात करना है, ये सभ्यता कैसी थी, ग्रामीण थी या शहरी थी, ऐसे ध्यान रखना है। तो ये 5 बातें आपको ध्यान रखना है, इन्हीं आधार पर आप मेंस को भी लिख सकते हैं। और दूसरी अगली बात ध्यान रखना है, समय ध्यान रखना है। तो समय पूछे 2100 से 1500 कैसी थी, ग्रामीण सभ्यता थी। हालांकि जो गिलुंद से है यहाँ से क्या हुए हैं, ईंट निर्माण के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यहाँ के लोग जो पत्थर के घरों में भी रहते थे। साक्ष्य की जो बात करें दोस्तों, यहाँ से जो है तांबे की अत्यधिक मात्रा में उपकरण, चूड़ियां, कुल्हाड़ी, पत्थर, पतले चद्दर पाए गए हैं। स्थल बात करें दोस्तों, तो ये आपके स्थल लिखे हुए हैं, आहड़, बालाथल, गणेश्वर था। गिलुंद नदी की बात करें दोस्तों, तो आहड़ और बनास नदी के किनारे कहाँ पर थी दोस्तों, राजस्थान में थी। ऐसे करके आप चाहे प्री हो चाहे मेंस हो, सभी का जवाब दे सकते हैं। यहाँ से
प्रश्न जो है आ चुका है। आई होप आप समझ गए। चलिए अगले प्रश्न की अगले जो बात करते हैं गिलुंद। गिलुंद के अलावा जो है दोस्तों यहाँ से बालाथल में भी एक दुर्गबंध बस्ती थी। आहर संस्कृति की बाकी सामान्य बस्तियों की तुलना में इन बस्तियों का चरित्र संभावना पर विचार करने के लिए प्रेरित करता है कि गिलुंद और बालाथल मुखिया तंत्र के क्षेत्रीय केंद्र थे। आहर संस्कृति के 3 चरणों में से दूसरे और तीसरे चरण में 12। तो यहाँ पर दोस्तों कुछ खास बात नहीं है, स्थलों के बारे में ही बताया गया है कि यहाँ पर जो क्या थे, अन्य स्थल थे। तो ऐसा मान लीजिए कि जैसे मुख्यतः कितने स्थल हैं दोस्तों, एक है आहार जो स्थल है, एक है आपका गिलुंद है, एक स्थल है दोस्तों यहाँ पर बालाथल है, बालाथल हो गया, गिलुंद हो गया, आहार हो गया। ऐसे जो है ये स्थल हैं। अब इन स्थलों में दोस्तों बात करें तो ऐसा माना गया है कि गिलुंद और बालाथल मुखिया तंत्र के क्षेत्रीय केंद्र थे। यानी कि होते हैं कुछ गांव, क्या होते हैं, विशासक गांव होते हैं, जैसे आपके आसपास देखा होगा, एक जो है थोड़ा सा विकसित गांव होगा, वहां पर थाना, तहसील, बैंक सभी बातें होंगी, और जो छोटे गांव होंगे वो नहीं होंगी। तो इसका मतलब ये होता है कि वो थोड़ा सा डेवलप गांव है। तो ऐसे मान सकते हैं कि आहार जो था डेवलप गांव था और गिलुंद और बालाथल जो है उसके आगे थे। चलिए अगली संस्कृति की बात करते हैं फ्रेंड्स, और अगली संस्कृति हमारे पास में कायथा ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति। तो हमने पहली संस्कृति कौन सी देखी है, हमने देखी है आहार संस्कृति। दोस्तों दूसरी संस्कृति की बात करते हैं, कायथा संस्कृति की बात करते हैं। और ये कायथा संस्कृति की फ्रेंड्स बात की जाए तो ये मध्य प्रदेश के अंतर्गत स्थित थी। कहाँ स्थित थी, इसकी सबसे पहले उसका समय देखा था 2100 से 1500 के बीच में थी। ये दोस्तों कहाँ पर थी, 2000 से लेकर 1800 ईसा पूर्व के बीच में रही है। मध्य प्रदेश में स्थित थी फ्रेंड्स। कहाँ पर स्थित थी, मध्य प्रदेश में स्थित थी। और मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित थी दोस्तों, यह उज्जैन जिले में चंबल नदी के किनारे स्थित है। अगर आप मध्य प्रदेश, अगर दोस्तों आप राजस्थानी हैं तो पिछली वाली आहार संस्कृति बहुत अच्छे से आपको समझना है। अगर आप मध्य प्रदेश के हैं तो आपको ये कायथा संस्कृति बहुत अच्छे से समझना है। की सहायक नदी काली सिंध नदी के जो है दाएं तट पर कायथा का पूरा स्थल स्थित है। मतलब कि फ्रेंड्स कहने का आशय ये है कि मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले के आसपास से जो चंबल नदी की सहायक नदी जिसका नाम था काली नदी, उसके दाएं तट पर यह सभ्यता जो स्थित थी। दोस्तों कायथा की बात करें तो इसका प्राचीन नाम जो है कपित्थ देखने को मिल जाता है। क्या मिलता है, इसका प्राचीन नाम कपित्थक देखने को मिलता है। और यही कपित्थक दोस्तों बात करें तो जो बराहमीर हुए महान विद्वान हुए हैं प्राचीन भारत की, उनकी क्या रही है, जन्मस्थली भी रही है। सर्वप्रथम अगर आप मध्य प्रदेश के तो आपको ध्यान रखना है कि खोज किसने की थी कायथा संस्कृति की, वीएस वाकड़कर ने की हुई थी। ये नीमच जिले के रहने वाले महत्वपूर्ण पुरातत्ववेत्ता थे। फ्रेंड्स अगर बात की जाए वीएस वाकड़कर द्वारा जो है भीमबेटका की खोज की गई थी। ये प्रश्न एमपीपीएससी प्री में पूछा गया है, 1957 में खोज की गई थी। कायथा संस्कृति के अंतर्गत कौन कौन से स्थल थे फ्रेंड्स, तो आपको ये भी ध्यान रखना है, यहाँ पर जो थे एक कायथा था और एक एरा था। दोस्तों कायथा वर्तमान में कहाँ पड़ता है, यह मध्य प्रदेश के उज्जैन जिला में पड़ता है, और एरा जो है वर्तमान में मध्य प्रदेश के फ्रेंड्स सागर जिला में पड़ता है। आई होप आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। चलिए अगली बात करते हैं फ्रेंड्स। क्या आपको ब्राइटनेस की थोड़ा समस्या तो नहीं है, हालांकि मैं तेज कर देता हूं, जो भाई पहले ध्यान नहीं दिया है। चलिए अब ठीक हो जाएगा, मुझे लगता है ज्यादा ना हो जाए तो भाई साफ ना दिखा, क्योंकि अभी क्या है भाई ऑफलाइन रिकॉर्ड हो रही है, बाद में क्या होगी ऑनलाइन होगी, तो बाद में कई बार आवाज नहीं जाती, बहुत सी प्रॉब्लम हो जाती है। तो थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में आप बताया करें जरूर कि कहाँ कैसा इशू है, तो ये ताकि मुझे जो है हेल्प मिल सके, ताकि मैं उसमें सुधार कर सकूं। चलिए देखते हैं आगे। तो हमने कितनी संस्कृति देख ली, 2 संस्कृतियां देख ली हुई है। एक अभी कायथा संस्कृति की और बात करते हैं। कायथा से जो है तांबे की कुल्हाड़ियों के साथ साथ वृषभ की मृण मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। फ्रेंड्स आपको ये बात ध्यान रखना है कि वृषभ यानी क्या होता है दोस्तों, बैल होता है। अभी हम देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो है वृषभ क्या हो जाएगा, मुख्य जीव हो जाएगा, उसकी क्या हो जाएंगे, हमें उसके भी साक्ष्य प्राप्त हो जाएंगे। तो वृषभ जैसे बैल कहते हैं, उसकी मृण मूर्तियां जो है मरी हुई मूर्तियां के अवशेष कहाँ से प्राप्त होते हैं, कायथा से प्राप्त होते हैं। कायथा से एक घड़े से प्राप्त स्टेटाइट के 40,000 छोटे छोटे मनके मिले हुए हैं। फ्रेंड्स स्टेटाइट क्या होता था, ये एक प्रकार क्या है फ्रेंड्स, पत्थर है, और इससे मनके मतलब जो मोती होते हैं, आपकी जो माला बनाने की जो छोटी छोटी गुड़ियां होती हैं, उन्हीं के हिस्से जो होते हैं वो क्या है, मनके। जैसे नग भी कह देते हैं, अंगूठी वगैरह में आप चमकीला पत्थर रखवाते हैं, वही क्या होते हैं, मनके होते हैं। तो इनके क्या हुए हैं, साक्ष्य मिले हैं। कहाँ से मिले हुए हैं फ्रेंड्स, ये आपके कायथा से मिले हुए। यहाँ से जो है स्टेटाइट और कार्नेलाइन ये पत्थर के प्रकार हैं, जैसे कीमती पत्थरों के हार भी प्राप्त हुए हैं। फ्रेंड्स ये आपको साक्ष्य ध्यान रखना है। तो वही बात करेंगे कि अगर आपसे पूछा जाता है कायथा संस्कृति के बारे में, तो पहले बताएंगे आप स्थिति बताएंगे, और इसमें बताएंगे कि कौन से राज्य में है,
दूसरी बताएंगे नदी के किनारे, कौन सी नदी किनारे है। तीसरा जो है यहाँ पर बताएंगे आप समय क्या है इसका। चौथा जो आप बताएंगे कि यहाँ के जो है खोजकर्ता के बारे में बता सकते हैं। और पांचवा जो बात बता सकते हैं आप यहाँ से कौन कौन से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं दोस्तों। ये आपका क्या हो जाएगा, मेंस का भी प्रश्न हो जाएगा। फ्रेंड्स मैं मेंस लिख चुका हूँ, इंटरव्यू सिलेक्टेड हूँ, मुझे पता है किस प्रकार से जो है मेंस में आंसर राइटिंग की जाती है। तो आप क्या कर सकते हैं, इन चीजों का भी ध्यान में रख करके वो कर अंत में एक निष्कर्ष बता सकते हैं। अंत में एक जो है निष्कर्ष बताएंगे और आप इन्हीं में जो है कितना भी बड़ा कर सकते हैं। थोड़ा सा लिखते जाइए बड़ा हो जाएगा। अगर छोटा लिखना है आपको तो फिर क्या कीजिए, सिर्फ शब्द बस लिख लीजिए। स्थिति सीधा करके लिखिएगा मध्य प्रदेश, नदी सीधा करके लिखिएगा। अगर इसी को बड़ा करना है तो बताइएगा कि यह ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति का एक हिस्सा थी जो मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में स्थित थी, जिसका समय इतना रहा है। तो ऐसे बता दीजिएगा। अगर छोटा लिखना है तो आप शब्द में बता दीजिएगा। चलिए अगली बात करते हैं। और फ्रेंड्स अगला जो है हमारे पास में स्लाइड है, इसके पहले तक हमने क्या देखी, अभी तक हमने दो संस्कृतियां जो है देख चुकी हुई हैं। दो संस्कृतियों में अगर बात की जाए तो अभी एक हमने देखी है कायथा संस्कृति और जो दूसरी संस्कृति देखी हुई है मालवा संस्कृति। अगली जो है हमारे पास जो संस्कृति है जिसका नाम है, जस्ट मिनट रुकिएगा थोड़ा टेक्निकल इशू आ रहा है। हाँ, ताम्रपाषाण कालीन की बात करते हैं और इसका जो समय पीरियड रहा है वो आपका 1700 से लगाकर के 1200 ईस्वी के मध्य रहा है। अभी हमने जो देखा कायथा संस्कृति, कहीं ना कहीं इसको जो है एक पार्ट मान सकते हैं। जो मालवा संस्कृति, मैप की बात करूं मध्य प्रदेश का मैप बना करके, यहाँ पर मेरे पास स्पेस नहीं है, फिर भी जो है मान लीजिए कि जो मालवा जो है, मालवा में क्या आता है, मध्य प्रदेश का पूरा पश्चिमी हिस्सा आता है। और देन अगर बात की जाए मालवा संस्कृति के अंतर्गत ही जो है उज्जैन जिला आता है, तो उसी का हिस्सा मान सकते हैं कायथा संस्कृति को। लेकिन ये कौन सी हमारी तीसरी संस्कृति है, चलिए देखते हैं और बात करते हैं तीसरी संस्कृति के बारे में। और तीसरी संस्कृति जो है हमारी मालवा संस्कृति है। इसका सबसे पहली बात जो आपको क्या ध्यान रखना है, इसका आपका समय कितना रहा है। तो आप समय क्या बताएंगे फ्रेंड्स, समय बताएंगे कि इसका जो समय है वो आपका, जस्ट मिनट, ठीक है भाई हाईलाइट कर लेते हैं लिखने में क्या है। इसकी समय की अगर बात की जाए तो 1700 से लगाकर के फ्रेंड्स कब तक रहा है, ये 200 ईस्वी के मध्य तक जो है, 1200 ईस्वी के मध्य तक जो है इसका समय रहा है। फ्रेंड्स मालवा की ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति को नौदाटोली ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति भी कहते हैं। कौन संस्कृति, नौदाटोली ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति कहा जाता है। अधिक उपयुक्त होगा, कहना अधिक उपयुक्त होगा, क्योंकि मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में स्थित नौदाटोली और महेश्वर, तो दोस्तों खरगोन जिले के अंतर्गत जो दो स्थल हैं कौन कौन से, एक नौदाटोली और एक है आपका महेश्वर, के उत्खननों से सर्वप्रथम इस संस्कृति के विशिष्ट स्वरूप प्राप्त होते हैं। प्रमुख स्थलों की बात की जाए तो कौन कौन से हैं आपके, नौदाटोली हैं, महेश्वर हैं, नागदा है, कायथा है और एरण है। देखिए कायथा और एरण हमने कहाँ पढ़ा था, अगर अलग से जो कायथा संस्कृति के बारे में पढ़ा था यहाँ भी पढ़ लिया। और इनाम गांव दोस्तों ये महाराष्ट्र में स्थित था। इनाम गांव की मैं चर्चा करूंगा। फ्रेंड्स अगर बात की जाए, ध्यान रखिएगा, अगर आपसे ऐसी बात की जाए इनाम गांव की, तो ये जो इनाम गांव है तो शुरुआत में क्या था, इनाम गांव ये प्रारंभ में दोस्तों क्या था, एक अल्प विकसित था, यानी ये ग्रामीण था। और बाद में क्या हो गया, ये विकसित होने लगा, यह जो है विकसित होने लगा, इसलिए इसमें किसमें शामिल कर दिया गया, जौरवे संस्कृति में, एक विकसित संस्कृति के रूप में भी आने लगा। अभी बात करेंगे इस स्थल की। मालवा काल के गोलघर मकान का साक्ष्य इनाम गांव से प्राप्त हुआ है। तो इनाम गांव से दोस्तों कौन साक्ष्य प्राप्त हुआ है, जो गोला घर जो है, गोलाकार जो यहाँ घर होते थे। अभी हम देखेंगे जब समाज में यहाँ पर बात करेंगे कि दो प्रकार के घर हुआ करते थे ताम्रपाषाण संस्कृति में, कौन कौन से, एक आयताकार घर और एक गोलाकार घर। तो गोलाकार घर जो दोस्तों सामान्य लोग करते, और जो आयताकार घर हुआ करते थे वो कैसे थे आपके, वो आयताकार घर जो दोस्तों थोड़ा सा अमीर लोगों के हुआ करते थे। तो ये सामाजिक विभाजन की बात करता है। अगली बात करते हैं, और अगली बात है दोस्तों इसमें हमारी कि नौदाटोली से तांबे की चपटी कुल्हाड़ियां प्राप्त हुई हैं। फ्रेंड्स क्या प्राप्त हुए हैं, साक्ष्य नौदाटोली से जो तांबे की चपटी कुल्हाड़ियां प्राप्त हुई हैं। मृदभांड एवं अन्य के साक्ष्य मिले हुए हैं। मध्य प्रदेश के गुंगेरिया से तांबे के उपकरण, हथियार, चांदी के पतले पत्थर प्राप्त हुए हैं। हाँ, पत्थर जो मतलब पत्ते जैसे उपकरण होते थे, पत्थर होते। लगभग 1600 ईसा पूर्व के दौरान मालवा के लोग महाराष्ट्र की तरफ बढ़ना शुरू हो गए।
और ताप्ती गोदावरी की भीमा घाटियों में इनकी कई बस्तियां प्रकाश में आई। महाराष्ट्र में प्रकाश, धुलिया जिले में दैमाबाद और इनाम गांव सबसे बड़ी बस्तियां थे। प्रकाश, दैमाबाद था इनाम गांव में मालवा संस्कृति के बाद जोरवे संस्कृति के विस्तृत रूप से फैली। मतलब दोस्तों कहने का आशय है कि जो मालवा संस्कृति का दक्षिणी हिस्सा था, जो महाराष्ट्र के आसपास का हिस्सा था, वहां पर क्या हो गया, जोरवे संस्कृति का विकास हो गया। मैं थोड़ा सा शॉर्ट में बताने का प्रयास करता हूँ भाई, मुझे कहीं स्पेस मिल जाए खाली तो मैं बता देता हूँ। जैसे यहाँ पर लिख लीजिए, बाद में से क्या कर देंगे, मिटा देंगे। हम बात करते हैं मालवा संस्कृति दोस्तों। यहाँ पर ये आपको शायद कलर दिख नहीं रहा होगा, समझ में आना चाहिए भाई, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, समय ले रहा हूँ। ये जो है आपका, ये क्या है, हमारा जो है मान लीजिए भाई मध्य प्रदेश है, ठीक है, मध्य प्रदेश है। और मध्य प्रदेश का ये वाला जो हिस्सा है, खासतौर से यहाँ से लगाकर यहाँ तक, ये किस में आता है, मालवा संस्कृति में आता है। ये वाली जो दोस्तों संस्कृति थी, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये तो क्या हो गई, मान लीजिए भाई कायथा संस्कृति हो गई, क्योंकि यहीं पर जो है उज्जैन और सागर जो है इसी साइड में आते हैं, ये हो जाएगी कायथा संस्कृति। और यहाँ पर दोस्तों बात करें मुख्य रूप से, यहाँ पर ये जो इलाका है, यहाँ पर जो निमाड़ का क्षेत्र है, क्या है, निमाड़ है, यहीं पर स्थित है आपका खरगोन जिला। और खरगोन जिला के नीचे जाएंगे तो यहाँ पर किसकी लग जाती है, बाउंड्री महाराष्ट्र की लग जाती है। फ्रेंड्स, यहाँ पर खरगोन के जो दो स्थल हैं, एक का नाम है नौदा टोली, क्या नाम है, नौदा टोली, और एक का नाम है महेश्वर। तो ये दो स्थल जो किसके हैं, मालवा संस्कृति के हिस्से हैं। अब बाद में क्या हो गया, मालवा संस्कृति का विस्तार नीचे की ओर होने लगा, और यहीं पर जो है इनाम गांव स्थित है, दैमाबाद स्थित है, ये जो है यहीं पर स्थित है। तो क्या है, आपको मालवा संस्कृति के बारे में समझ में आए, क्या क्या बताना है। यहाँ से दोस्तों एक नदी गुजरती है निर्माण से, इस प्रकार से ये नदी कौन सी है, आपकी नर्मदा नदी है। अगर आप मालवा संस्कृति मेंस में लिखने के लिए आते हैं तो सबसे पहले आपको बताना है कि मतलब इसका परिचय बताना है, और परिचय में क्या बता देंगे कि ये क्या है, ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति है। दूसरे नंबर में बताएंगे इसकी स्थिति के बारे में बताएंगे। तीसरे नंबर में दोस्तों बताएंगे इसके समय के बारे में बता सकते हैं। अगली बात जो है इसको दोस्तों यहाँ से प्राप्त जो है साक्ष्य बता सकते हैं कि कौन कौन साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, चाहे चूड़ियां हो, चाहे पतले चद्दर हो, या फिर तांबे कुल्हाड़ियां हो। पांचवें नंबर में बता सकते हैं तो थोड़ा सा मतलब इसके विस्तार के बारे में बता सकते हैं, कहाँ कहाँ पर इसका विस्तार था। अगली बात जो है दोस्तों, इसमें स्थलों के बारे में चर्चा कर सकते हैं, कौन कौन से स्थलों से क्या क्या हमें साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अंत में एक निष्कर्ष की बात करते हैं। दोस्तों मालवा संस्कृति जो अपने मृदभांडों के लिए जानी जाती थी, ये भी आप ध्यान रखिएगा, सबसे यहाँ पर जो है उत्कृष्ट प्रकार के मृदभांड प्राप्त हुए। तो अगर मालवा संस्कृति आपसे मेंस में आता है तो आपको बता देना है। चलिए मैं मिटा देता हूँ, क्योंकि भाई ये भी आगे पेज हमें लगेगा। चलिए भाई मिटी नहीं रहा है, ठीक है, रहने दीजिए, बाद में मिटाएंगे। अभी हम बात करते हैं आगे। चलिए फ्रेंड्स, आइए बात करते हैं, हमने क्या देख लिया, मालवा संस्कृति देख लिया। अगली जो संस्कृति हमारे दोस्तों है वो है जोरवे संस्कृति। और जोरवे संस्कृति फ्रेंड्स हमारी चौथे नंबर की ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति है, जो कि कहाँ पर विकसित हुई थी, ये महाराष्ट्र में, खासतौर से मालवा का जो दक्षिणी हिस्सा था वहां पर विकसित हुई थी। चलिए देखते हैं जोरवे की ताम्रपाषाण का संस्कृति दोस्तों, जिसका समय है 14 से लेकर 700 ईसा पूर्व है, महाराष्ट्र के अहमदनगर जिला में स्थित है। जोरवे नामक स्थल से जो है महाराष्ट्र में स्थायी ग्राम्य जीवन का आरंभ माना जाता है। तो पहली बात फ्रेंड्स ये आपको याद हो जाना चाहिए, क्योंकि ये जो काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि भारत में पहली बार जो है स्थायी जो ग्रामीण जीवन के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं, तो आप क्या बताएंगे कि स्थायी ग्राम्य जीवन का जो आरंभिक साक्ष्य प्राप्त होता है तो महाराष्ट्र में जो जोरवे संस्कृति है वहां से प्राप्त होता है, जिसे जोरवे की ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति भी कहा जाता है। जोरवे संस्कृति के अंतर्गत दोस्तों कौन कौन से स्थल थे, तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर एक स्थल था जोरवे, एक था आपका निवासा, एक था आपका दैमाबाद, एक था आपका इनाम गांव। ये सभी के सभी स्थल कहाँ पर स्थित है फ्रेंड्स, भारत के जो एक राज्य है वो कौन सा राज्य है, महाराष्ट्र के अंतर्गत स्थित है। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। दैमाबाद से बड़ी मात्रा में कांस्य की वस्तुएं मिली हैं, यहाँ हड़प्पा संस्कृति का प्रभाव दिखाई देता है। तो आपसे शायद ये प्रश्न में पूछ लिया जाए कि ताम्रपाषाण युग के किस स्थल से जो है
किस स्थल से दोस्तों हड़प्पा संस्कृति का जो है हमें क्या दिखाई देता है, प्रभाव दिखाई देता है? तो आप क्या बताएंगे, दैमाबाद में जो है हड़प्पा संस्कृति का प्रभाव दिखाई देता है। फ्रेंड्स, सिर्फ पढ़ाना क्या है, पढ़ देना ही काफी नहीं है, प्रश्नों का क्या होना चाहिए, अनुभव होना चाहिए। कहाँ से प्रश्न उठ सकता है ये बात आपको पता होना चाहिए। कब पता चलती है, जब आप 20-30 वर्ष से क्या कर लेते हैं, प्रीवियस से पेपरों का अध्ययन कर लेते हैं। और मैं ये कर चुका हूँ, मुझे पता है कहाँ कहाँ से प्रश्न जो है उठते रहे हैं अभी तक, तो उन्हीं के आस पास जो है मैं थोड़ा सा क्या कर देता हूँ, हिंट कर देता हूँ। तो दैमाबाद से बड़ी मात्रा में कांस्य की वस्तुएं मिली हुई हैं। ये स्थल बार बार पूछा जाता है भाई, सिंधु घाटी सभ्यता में पूछेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का दक्षिणी स्थल कौन सा है, तो दैमाबाद है। संस्कृति का प्रभाव कहाँ दिखाई देता है, हड़प्पा संस्कृति का दैमाबाद में। यहाँ से जो है दोस्तों गैंडा, हाथी, भैंसा और रथ सवार सारथी युक्त का जो है अंकन प्राप्त हुआ है। ये जो है दोस्तों प्राप्त हुए हैं। इनाम गांव से दोस्तों अंत्येष्टि कलश, ये ध्यान रखना है। इनाम गांव कहाँ पर स्थित है, महाराष्ट्र में जोरवे संस्कृति का हिस्सा है। यहाँ से अंत्येष्टि यानी कि दोस्तों अंतिम संस्कार किया जाना, और उसमें क्या करते हैं, वर्तमान में जो कलश में रखकर के अस्थियां वगैरह क्या करते हैं, विसर्जन करते हैं। वैसा शास्त्र में कहाँ से प्राप्त हुआ है, प्रमाण जो है हमें इनाम गांव से प्राप्त होते हैं। किलाबंद बस्ती इत्यादि प्रमाण भी मिले हुए हैं। अगली बात करें अगर नेवासा, जो कि दोस्तों क्या है, इसी का एक हिस्सा है, किसका, जोरवे संस्कृति का। से अंत्येष्टि कलश के समाधि तथा मोटे रेशम धागे के साक्ष्य मिले हुए हैं। अब देखिए महाराष्ट्र वर्तमान में देखें दोस्तों दक्कन के प्रकार के अंतर्गत आता है, और यहाँ पर आज भी जो कपास का उत्पादन किया जाता है, तो मोटे रेशम धागे के साक्ष्य मिले हुए हैं। एक मैं जानकारी बताना भूल गया, जो मालवा संस्कृति हुई है फ्रेंड्स, यहीं पर आप मैं लिख देता हूँ कि जो मालवा संस्कृति है, यहाँ से जो है एक सुई प्रकार का उपकरण मिला है। सुई प्रकार का सुई मिली है, यानी कि जो कपड़े सिलने के लिए जो है उपकरण कहाँ से प्राप्त हुआ है, मालवा से प्राप्त हुआ है। और रेशम के धागे कहाँ से प्राप्त हुए हैं, महाराष्ट्र से प्राप्त हुए हैं। सभी तीनों भौगोलिक इकाइयों जिनमें जोरवे संस्कृति वितरित है में एक बड़ी बस्ती या केंद्र मौजूद है। ताप्ती नदी में गोमई के किनारे बसा प्रकाश, गोदावरी घाटी में त्रिपुरा के किनारे बसा दैमाबाद, और भीमा घाटी में भीमा नदी के किनारे बसा हुआ इनाम गांव। तो ये तीन स्थल जो हैं दोस्तों कहाँ के हिस्से हैं, सभी के सभी जोरवे संस्कृति के स्थल हैं। इन बस्तियों का वर्णन ताम्रपाषाण युग मुखिया तंत्र के क्षेत्रीय केंद्रों के रूप में किया जाता है। मुखिया तंत्र का मतलब दोस्तों क्या है, जो एक मतलब विकसित थोड़ा सा है। इनाम गांव जोरवे संस्कृति की विशिष्ट बस्ती थी। तो इनाम गांव दोस्तों कहाँ की है, जोरवे संस्कृति की बस्ती हम जान चुके हैं, और यहाँ से अंत्येष्टि कलश के साक्ष्य मिले हुए हैं। पुणे जिले में चंदोली और सोनगांव भी ताम्रपाषाण काल अवशेष प्राप्त हुए, सभी जोरवे संस्कृति के हिस्से थे। ये दोस्तों क्या हो गई, हमारी जो है संस्कृतियां हो गई। ये 4 संस्कृतियां थी। कभी कभी आपसे मेंस में पूछ ली जाती हैं। अगर पूछ लिया आपके 11 नंबर में या 20 नंबर में ऐसा प्रश्न आ जाता है मेंस में कि ताम्रपाषाण कालीन संस्कृतियों का विस्तार समझाइए, तो आपको प्रत्येक को समझाना पड़ेगा। अगर प्री में आता है तो कौन कहाँ स्थित है, यही आएगा। अगली बात करते हैं दोस्तों ताम्रपाषाण काल के प्रमुख स्थल। तो जो हमने संस्कृति पढ़ी हुई वही के वही क्या है, स्थल है। यहाँ से जो थोड़ा अलग से लिखा हुआ था मैंने इसे उठा लिया। अगली बात करते हैं तो नौदाटोली स्थल कहाँ पर स्थित है, तो हमने देखा था मालवा संस्कृति के अंतर्गत स्थित है। एच डी संकालिया द्वारा खोज की गई थी। इंदौर के गिकट है, नर्मदा नदी के दक्षिण तट पर स्थित है। चित्रित काले व लाल मृदभांड जिन्हें मालवा मृदभांड के नाम से भी जाना जाता है, कताई बुनाई व चरखे की तकलियां प्राप्त हुई हैं। तो ये फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा। तो यूं बात करें नौदाटोली जो है दोस्तों ये वर्तमान में खरगोन जिले में स्थित है, जहां पर हमने बात की थी। और मध्य प्रदेश की जो क्या थी भाई, मालवा संस्कृति थी। कौन सी संस्कृति थी, मालवा संस्कृति थी, उसी के अंतर्गत क्या ये एक स्थल है। चलिए अगली बात करते हैं फ्रेंड्स से। और जब हम अगली बात करते हैं तो कौन सा, ताम्रवती। तो फ्रेंड्स अभी बताइए ताम्रवती किसका प्राचीन नाम था, तो हमने देखा था जो आहड़ है, आहड़ नामक स्थल था, उसी को क्या कहा था हमने, ताम्रवती कहा था, क्योंकि वहां से तांबे के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। ये कहां पर, राजस्थान में है। यहाँ से काले व लाल मृदभांड जिन पर सफेद रेखा चित्र सजी हुई। दैमाबाद अभी हम पढ़ चुके हैं, इसे भी महाराष्ट्र में स्थित है, गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। यहाँ के तांबे की प्रमुख 4 वस्तुएं, रथ चलाते मनुष्य, सांड, गैंडा, हाथी प्राप्त हुए, भी ये भी पढ़ चुके हैं जोरवे संस्कृति में। ठोस धातु से निर्मित हुई कलश, समाधान के प्रमाण जो है हमें प्राप्त होते हैं। कलश घरों के फर्श के नीचे दफनाए जाते थे। इनाम गांव की बात करें तो ये भी आपका महाराष्ट्र में स्थित है। फ्रेंड्स कच्ची ईंटों के मकान व गोलाकार गड्ढों वाले मकान के साक्ष्य मिले। निवासा ये भी आपका महाराष्ट्र में स्थित है। पटसन का प्रथम साक्ष्य, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। पटसन से मतलब कपड़ा बनाने में प्रयोग करते हैं। प्रथम साक्ष्य मृदभांड लाल पर काली डिजाइन वाले चाक निर्मित बर्तनों के प्रमाण मिले हैं। तो ये क्या हो गया, स्थल हो गया। हालांकि इनका हम पढ़ चुके हैं पहले संस्कृतियों में। अगली बात करते हैं दोस्तों, ये आपको मैप अगर दिख रहा है क्लियर तरीके से थोड़ा समझ लीजिएगा, हालांकि सभी बातें पढ़ चुके हैं। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, वही लिखा हुआ है। कालक्रम के अनुसार भारत में हड़प्पा संस्कृति
पहले और अधिकांश ताम्रपाषाण युगीन संस्कृति बाद में आती है। दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो आहार नाम की हमने संस्कृति पढ़ी थी, आहार का प्राचीनतम नाम ताम्रावती था। ये आप देख पा रहे हैं राजस्थान में स्थित है। इसी किनारे क्या है, गिरुंद नाम का नगर। दोस्तों थोड़ा सा क्वालिटी अपनी तेज कर लीजिएगा, दिखाई दे जाएगा। ये जो है आपका पटसन का प्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है दोस्तों, निवासा से प्राप्त हुआ है। मोस्ट क्वेश्चन है ये आपका, महाराष्ट्र में स्थित जोरवे संस्कृति का हिस्सा है। यह है आपका दैमाबाद स्थल है दोस्तों। और दैमाबाद के बारे में क्या खास बात है कि ताम्रपाषाण युगीन सबसे बड़ी बस्ती जो बस्ता जोरवे संस्कृति से संबंधित थी। प्रश्न अगर आपसे पूछा जाता है ताम्रपाषाण काल की सबसे बड़ी बस्ती कौन सी थी, तो क्या बताएंगे आप, दैमाबाद थी। तांबे का अगर प्रथम साक्ष्य दोस्तों को पूछा जाए कहां से प्राप्त हुआ, तो हमने शुरुआत में पढ़ा था कि अतिरमपक्कम जो मद्रास में स्थित है वहां से तांबे की कुल्हाड़ी प्राप्त हुई। तो ये दोस्तों सभी बातें हम पहले पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा रिवीजन किया। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कि ताम्रपाषाण काल जो हमारा हुआ है, सभ्यता हुई है, यहाँ की कला कैसी थी और शिल्प कला के बारे में बात करते हैं। यानी कि यूं समझ लीजिए यह क्या है, आपका आर्थिक पहलू है, आर्थिक व्यवस्था के बारे में यहाँ पर बात की गई है। तो बड़े ध्यान से समझिएगा, मैं समझा देता हूँ। हालांकि इसमें जो है आप समझेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा कि ताम्रपाषाण कला और शिल्प के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं वे लोग ताम्र और पत्थर शिल्प के बेहद कुशल कारीगर थे। तो दोस्तों तांबा की वस्तुएं बनाना हो चाहे पत्थर की वस्तुएं बनाना हो, उस क्या थे, इनके बेहद कुशल क्या हुआ करते थे, कारीगर हुआ करते थे। औजार, हथियार, तांबे की चूड़ियां, चाहे वो औजार बनाना हो, हथियार और तांबे की चूड़ियां का भी पता चला है। उन्होंने कार्नेलियन और स्टीटाइट जो कि कभी पत्थर होते थे और कार्टज क्रिस्टल जैसे कम मूल्य वाले पत्थरों की मोतियों का निर्माण किया, यानी कि मनकों का निर्माण किया। मालवा से बुनाई वाले यंत्र की खोज से स्पष्ट होता है, यानी कि सिलने वाले उपकरण से बुनाई वाले यंत्र की खोज से स्पष्ट होता था। बुनाई यंत्र दोस्तों ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है आपका कहां से प्राप्त हुआ है, मालवा से स्पष्ट होता है कि उन्हें कताई और बुनाई का भी ज्ञान था। सूती रेशम और शेमल रेशम कपास जो है से बने कपास, सूत और रेशमी धागे महाराष्ट्र में मिले हैं। ये हमने पढ़ा था कि रेशम के जो धागे कहाँ से प्राप्त हुए, महाराष्ट्र प्राप्त हुए हैं, जो कपड़ा निर्माण की कुशलता के जो है क्या करते हैं, प्रकाश संकेत देते हैं। इन कारीगरों के अलावा जो विभिन्न स्तरों पर अपनी हस्तकला में निपुण थे, इनाम गांव में कुम्हार, लोहार, हाथी दांत निकालने वाले, चूना निर्माता और टेराकोटा जैसे विभिन्न शिल्पों के काम करने वाले कारीगर थे। तो फ्रेंड्स ये थोड़ा सा क्या है आपका जो है ताम्रपाषाण कालीन अर्थव्यवस्था के बारे में है, शिल्प कला के बारे में। शायद ऐसा प्रश्न आ जाए आपसे मेंस में लिखने में, तो आप जो इसको ऐड कर सकते हैं। अगली बात करें दोस्तों, ताम्रपाषाण काल में जो है ये थोड़ा सा सामाजिक पहलू मान लीजिए कि समाज में कौन कौन सी मान्यताएं प्राप्त होती थी, ये सामाजिक पहलू आप मानिएगा। समझ बनाने के लिए, मूल्यांकन करने के लिए सब कुछ पता होना जरूरी है। ताम्रपाषाण काल के अगर समाधान की विधियों की बात करें दोस्तों, तो यहाँ देख सकते हैं कि महाराष्ट्र में हमें क्या है, जो कलश के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यहाँ जो है उत्तर दक्षिण दिशा में क्या किया दफनाया जाता था, मतलब उत्तर की ओर सिर और दक्षिण की ऊपर पैर। बात करें दोस्तों, यहाँ पर जो है मद्रास क्षेत्र में दक्षिणी भारत में विशेषकर पूरब पश्चिम की दिशा में दफनाया जाता था, यानी कि पूरब की ओर सिर और पश्चिम की ओर जो है आपका पैर। उत्तर भारत में जो है ऐसे हमें साक्ष्य नहीं प्राप्त हुए। फ्रेंड्स पश्चिम भारत में पूर्ण समाधान हमें प्राप्त होते हैं। पूर्ण समाधान के साथ, पूर्ण समाधान का मतलब दोस्तों क्या होता है कि पूरी तरह से क्या कर देना, जला देना। आंशिक समाधान का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, पहले क्या किया जाता है, जलाया जाता है और फिर जो है उसका थोड़ा मोड़ा अवशेष बचता है। जैसे वर्तमान में प्रचलित है कई जगहों पर, तो आंशिक समाधान होता है। आंशिक समाधान में दोस्तों ये वर्तमान में है फ्रेंड्स, समझिएगा ईरानी प्रथा है, जो मतलब पारसी समुदाय में प्रचलित है। ईरानी प्रथा ऐसी चलती है भारत में अभी भी कि पहले क्या किया जाता है, लोग जब मर जाते हैं तो उनको ऐसे खुला में फेंक दिया जाता है। क्यों? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि मनुष्य ने जो जीवन भर प्रकृति से क्या किया है, ऋण लिया है, यानी खाया पिया है, प्रकृति में गंदगी की हुई है। इसलिए तो उसका मांस नोच नोच कर कौन खाएंगे, प्रकृति के जीव जंतु हैं, पशु पक्षी कुत्ता बिल्ली इत्यादि हैं, जो बैक्टीरिया वायरस वो सभी खा जाएंगे। इससे क्या होगा, उसका ऋण जो है चुक जाएगा। और बाद में जब उसको आधा खा जाते हैं तो फिर बाद में उसे दफना दिया जाता है। आई होप आप समझ गए। अगली बात करते हैं दोस्तों सामाजिक संरचना, थोड़ा सा देख भर लेते हैं कि समाज के लोग क्या करते थे, कैसी थी सामाजिक संरचना, कैसे समूह में रहते थे, कैसे घर में रहते थे। ये क्या होती है फ्रेंड्स, सामाजिक संरचना होती है। अनाज है, सामाजिक संरचना में देखते हैं कि ताम्रपाषाण युग में सामाजिक संरचना, अनाज, मिट्टी के बर्तन आदि से क्षेत्रीय अंतर स्पष्ट होता है।
कई लोग दोस्तों देखें कि अनाज का अलग-अलग उत्पादन करते थे, कई लोग मिट्टी के अलग-अलग बर्तनों का उपयोग करते थे, तो इससे क्या होता है हमें अंतर स्पष्ट हो जाता है। पूर्वी भारत में चावल का उत्पादन हुआ और पश्चिम भारत में जौ और गेहूं की खेती की गई। तो पूर्वी भारत में क्या होता है दोस्तों, आज भी यहाँ पर चावल का उत्पादन किया जाता है और पश्चिम भारत में जो है जौ और गेहूं की खेती की गई। कालक्रम के अनुसार मैं थोड़ा सा यहाँ से हाइलाइटर ले लेता हूँ। चलिए, कालक्रम के अनुसार मालवा और मध्य भारत में काय था फ्रेंड्स, पड़ा यहाँ पर था आएगा। मालवा और मध्य भारत में कायथा और एरन, एरन दोस्तों कहाँ पर स्थित है, सागर में स्थित है। एरन जैसी कुछ बस्तियां पहले स्थापित हुई थी। पश्चिम महाराष्ट्र और पूर्वी भारत में बसावट बहुत बाद में हुई थी। अंतिम संस्कार और धार्मिक संप्रदायों के बारे में विचार करने में हम सक्षम हैं, क्योंकि दोस्तों अंतिम समाधान में हमने देखा था कहीं पश्चिम की ओर दफनाते हैं तो कहीं पूरब की ओर, कहीं कलश के साथ में। धार्मिक संप्रदाय को विचार करने में हम सक्षम हैं। महाराष्ट्र के लोग अपने मृतकों को अस्थि कलश में अपने घर के नीचे उत्तर दक्षिण की स्थिति में लिटा करके क्या करते थे, दफनाते थे। अस्थि जो हड़प्पा के लोग जो है हड़प्पा के लोगों की तरह उन्हें अलग अलग कब्रिस्तान में नहीं दफनाया जाता था। परलोक में इस्तेमाल के लिए मृतकों के साथ जो भी मतलब परलोक में दादाजी जी मान लीजिए क्या खाते थे, सुपारी खाते थे, तो फिर उसके साथ में सरौती और सुपारी का बॉक्स जो क्या कर दिया, डाल दिया कि जो मतलब मृतक होने के साथ में दादाजी वो वहीं पर क्या करते रहेंगे, खाते रहेंगे। तो मृतकों के साथ बर्तन और कुछ तांबे की वस्तुएं कब्र में डाली जाती थी। महिलाओं की टेराकोटा मूर्तियों से पता चलता है कि ताम्र पाषाण लोग जो है माता देवी की पूजा करते थे। ये बात हम पहले भी कर चुके हैं। इनकी जो है मूर्तियां प्राप्त हुई तो माता देवी की पूजा करते थे और पूजा के लिए मिट्टी की कुछ बगैर पकी हुई नग्न मूर्तियों का भी उपयोग किया जाता था। पश्चिमी एशिया में पाई गई ऐसी मूर्तियों के समान ही माता देवी का एक चित्र इनामगांव से भी प्राप्त हुआ है। तो माता देवी का जो चित्र कहां से प्राप्त हुआ है फ्रेंड्स, इनामगांव से प्राप्त हुआ है। ये भी प्राप्त हुआ है मालवा और राजस्थान में विशिष्ट ढंग के टेराकोटा। टेराकोटा दोस्तों क्या होता था कि जो मिट्टी से बनी हुई जो मूर्तियां होती थी उन्हें क्या कहा जाता था, टेराकोटा कहा जाता था। तो टेराकोटा सांडों की मूर्तियां दर्शाती हैं कि सांड एक जो है धार्मिक पंथ का प्रतीक था बसावट के। तो दोस्तों ये सांड की बात की जाए, जिसे आप नंदी देव कहते हैं, ये वही क्या है, सांड है। अभी देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता में वृषभ जो है महत्वपूर्ण पशु हो जाएगा। धार्मिक पंथ का प्रतीक था बसावट के प्रकार जो है और अंत्येष्टि की प्रक्रिया से स्पष्ट होता है। बसावट के प्रकार दोस्तों जैसे मैंने बताया था कि दो प्रकार की बस्तियां होती थी, आयताकार और गोलाकार बस्तियां होती थी। आयताकार की अगर बात की जाए तो ये थोड़े से बड़े आदमी रहते थे, अमीर लोग रहते थे, और गोलाकार थे उसमें सामान्य लोग रहते थे। ताम्रपाषाण समाज में असमानताओं की शुरुआत हो चुकी है, इनसे स्पष्ट हो जाता है। महाराष्ट्र के कई जोरवे बस्तियों में पदानुक्रम स्पष्ट दिखाई देता है। कई बस्तियां जो तो थी ये आपकी 20 हेक्टेयर के बराबर भी थी। कितनी थी, कई बस्तियां जो है 20 हेक्टेयर के बराबर थी, कई छोटी बस्तियां थी। अगर अगली बात की जाए फ्रेंड से थोड़ा सा मैं और समझाऊं यहाँ पर, तो पश्चिमी क्षेत्रों में देखें तो कारीगर और सामान्य लोग रहते थे। तो जो बस्तियां केंद्र की बस्तियां होती थी तो उनमें जो बीच में रहते थे बड़े लोग रहते थे। तो इससे भी सामाजिक अंतर क्या हो जाता है, स्पष्ट हो जाता है। और बताइएगा कि अब जो समाज के लोग हमें सामान्यतः ग्रामीण सभ्यता में रहते थे और जो है उनके पास नगरीय वातावरण नहीं था, और समानता बता सकते हैं। ऐसे जो मेंस में जो है जो बातें पढ़ी हुई है वो समाज के अंतर्गत शामिल कर सकते हैं। फ्रेंड्स अगर महत्व की बात की जाए, क्या महत्व था भाई इसका, तो ये भी आप बताइएगा। अगर दोस्तों महत्व की बात करेंगे तो इसमें बता सकते हैं कि एक तो जो है महत्व में बता सकते हैं कि ये क्या थे भाई, शिल्पकला इनके पास में काफी अच्छी थी। शिल्पकला क्या थी, ये इनके पास में अच्छी थी। और जो हमें कालांतर में जो है हमें विकास हुआ प्राचीन भारत में जो है, भारत जो है एक शिल्प का केंद्र बना, वो कहीं ना कहीं ताम्रपाषाण काल में ही शुरुआत हो चुकी थी। इनके द्वारा दोस्तों विभिन्न प्रकार के उपकरण बनाए गए। उन उपकरणों से क्या हुआ, आगे चल करके इतिहास में उनका प्रयोग किया गया। और बता सकते हैं कि फ्रेंड्स इनके द्वारा जो है नगरीय जो है निर्यात किया गया। जैसे कि फ्रेंड्स कई चीजें थी इनके द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता के, जैसे कि तांबे के उपकरण जो है, कच्चा तांबा जो है नगरों में निर्यात किया जाता था। फिर क्या होता था, जो है आयात निर्यात आज जीवन में चलता है, चाहे वो विदेशों से हो या फिर कहीं और से हो, तो कहीं ना कहीं हमारे यहाँ पर पहले से ही चल रहा था। और फ्रेंड्स अगली बात की जाए तो और भी यहाँ पर बातें बता सकते हैं कि जैसे इनके द्वारा जो कार्य किए गए थे, तो जैसे कि और बता सकते हैं भाई
एक राजनीतिक पहलू भी इसके महत्व में शामिल कर सकते हैं कि राजनीतिक पहलू में क्या शामिल करेंगे कि वर्तमान में जो है क्या हो रहा है, मुखिया तंत्र जो वहाँ पर क्या होता था, प्रचलित था, उससे क्या है जो वर्तमान की राजनीति है, चाहे वो सरकार हो, चाहे वो प्रशासन हो, तो वहाँ भी प्रचलित था। उसी को आधार बना करके धीरे-धीरे क्या हुआ, प्राचीन काल में जो है मुखिया तंत्र का विकास हुआ, फिर वही सामंतवाद बना, फिर वही प्रशासक वर्ग बना। ऐसे जो है एक राजनीतिक पहलू शामिल कर सकते हैं। इसी प्रकार से 4 महत्व बता सकते हैं, जैसे क्या हो गए भाई, ये आर्थिक पहलू हो गए सभी के सभी, ये राजनीतिक पहलू हो गए। एक सामाजिक पहलू का भी बता सकते हैं कि इस काल में मनुष्य ने जो है एक सभ्य वातावरण का विकास किया था, धीरे-धीरे रहना सीख गया था, वस्त्रों का विकास कर लिया था, जो आगे चल कर के विकसित रूप में जो है बन गए, और भारत में जो है एक सिंधु घाटी सभ्यता का प्रथम नगरीय क्रांति के आधार के रूप में से माना जा सकता है। इसकी फ्रेंड्स अगर सीमाओं की बात करेंगे, कुछ सीमा भी थी। क्या थी? इनके पास जो है दोस्तों शिक्षा का अभाव था। शिक्षा का अभाव था। हम कैसे कह देंगे? हम इस प्रकार से कहेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि हमें लिखित साक्ष्य यहाँ से कोई प्राप्त नहीं हुआ है, इसलिए कहते हैं शिक्षा का अभाव था। फ्रेंड्स अगर अगली बात की जाए तो यहाँ पर असमानता बता सकते हैं। क्या बता सकते हैं? असमानता बता सकते हैं कि जो बड़े लोग रहते थे वो क्या रहते थे, आयताकार घरों में रहते थे, जो छोटे लोग रहते थे वो गोलाकार घरों में रहते थे, और जो छोटे लोग थे उन्हें कहाँ निवास करने के लिए रखा जाता था, पश्चिमी क्षेत्रों में जो है वह रहते थे। इसमें भी जो है भेदभाव दिखाई देता है। अगली फ्रेंड्स अगर बात की जाए कि इनका जो शिल्प कला था वह जो क्या था, सीमित स्तर पर इनकी शिल्प थी, इतना अच्छा तकनीकी का विकास नहीं था। इनके द्वारा फ्रेंड्स एक पहलू महत्व बता सकते हैं कि पशुपालन भी किया गया। क्या किया गया? पशुपालन भी किया गया, लेकिन इसी की एक सीमा बता सकते हैं कि पशुपालन जो किया गया उसकी सीमा थी। पशुपालन में जो है वो किया गया, क्या थी? एक सीमा थी। क्या सीमा थी? कि यह जो है पशुओं का जो है दूध नहीं निकालते थे। क्या? ये पशुओं का दूध नहीं निकालते थे, क्योंकि ऐसा मानते थे कि पशु जो है दूध देने के लिए नहीं होते हैं, वो सिर्फ खाने के लिए रखते थे, मतलब उनका गोश्त बना करके, मांस बना करके खा लिया, ऐसे करके खाने के लिए रखते थे। आज भी जनजातीय समाज जो है नहीं रखता है, दूध नहीं उनका दूधता है। तो ये इनकी क्या थी? कमी थी, अतः कह सकते हैं कि उन्होंने जो है पशुपालन का पूर्ण उपयोग नहीं किया। महत्व में दोस्तों एक बात कर सकते हैं, यहाँ कृषि की बात कर सकते हैं कि इन्होंने क्या है, कृषि किया और स्थायी जीवन की शुरुआत की। वहाँ कमी में क्या कह सकते हैं? कृषि की कमी भी एक बता सकते हैं। कैसी कमी बताएंगे? कि इन्होंने कृषि तो की, लेकिन पूर्ण विकसित कृषि नहीं की, पूर्ण रूप से कृषि का जो है उपयोग नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि देखिए महाराष्ट्र में दोस्तों खूब कपास उत्पादन वाला क्षेत्र हुआ करता था, लेकिन जो है बहुत सीमित क्षेत्रों में हमें कपास से कहीं से बहुत ज्यादा बड़ी मात्रा में उत्पादन और भंडारण के साक्ष्य नहीं प्राप्त होते हैं। हमें सिर्फ एक मतलब निम्न स्तर पर जैसे घरेलू कार्यों में जो प्रयोग होता है वैसे ही प्राप्त हो सकते हैं। इस प्रकार से फ्रेंड्स ने क्या किया, ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति का शुरू से लेकर के अंत तक अध्ययन किया, विभिन्न संस्कृतियां देखी, महत्व देखा, सामाजिक पहलू, आर्थिक पहलू और भी जो सच मतलब यहाँ से बातें हो सकती थी देखी। आपको फ्रेंड्स से क्लास कैसी लगी? हमारी मेहनत को समझते हुए कमेंट में बताइएगा प्लीज। थोड़ा सा जो है अच्छा लगता है, यदि जो है आप लोगों का उचित सपोर्ट मिलता है तो अच्छा लगता है, और हम इसी प्रकार से आगे बहुत अच्छे तरीके से प्रस्तुत करेंगे। ये जो है थोड़ा सा हमें जो क्या है प्रोत्साहित होते रहेंगे। दोस्तों क्या होता है कि अभी चलिए ठीक है, रहने देते हैं।